सत श्री नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बात चर्चा होती है। करते हैं पूनिया जी का स्वागत है पूनिया जी प्रोग्राम में। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले जो खबर आ रही है हूती विद्रोहियों से जुड़ी हुई। हूती विद्रोहियों का यमन और सऊदी अरब पर हमला है और क्या क्या बड़ी अपडेट्स हैं मिडिल ईस्ट से। देखिए, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को सऊदी अरब और यमन में एक साथ बड़े हमले किए हैं। पहला हमला यमन सरकार के मिलिट्री ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हुआ, जिसमें 58 सैनिकों की मौत हुई है और दर्जनों घायल हुए हैं। यमन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सही समय और सही जगह पर जवाब दिया जाएगा। दूसरा हमला सऊदी के नजरान में हुआ, जिसमें 11 नागरिक घायल हुए हैं। इसमें 7 सऊदी, 1 यमन, 2 मिस्र और 1 पाकिस्तान का नागरिक है। वहीं एक 4 साल का बच्चा भी घायल हुआ है। हमलों के बाद नजरान के कई हिस्सों में आग भी लग गई। तो आपको पता है कि जो हुती विद्रोही ग्रुप हैं वो ईरान समर्थित ग्रुप हैं, हथियारबंद ग्रुप हैं और शिया जैदी ग्रुप इनको माना जाता है। आधिकारिक नाम इनका अंसार अल्लाह, और जो 90 के दशक का ये ग्रुप है, आपको पता है। खैर, 2014 में यमन के राष्ट्रपति हादी के खिलाफ विद्रोह हुआ था। उसके बाद ये जो एक हिसाब से कह सकते हैं कि बड़ा इन्होंने अपना बना लिया था, संगठन को बड़ा किया था। खैर, अमेरिका और ईरान के बीच जो हॉर्मुज डील है वो लगभग संभव भी दिख रही है, क्योंकि आप देखिए कि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां एपी की थी, उसके मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो सकता है और ईरान ओमान के बीच जो मसौदा हुआ है वो भी अंतिम चरण में है। खैर, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान खुद बातचीत करना चाहता है। ट्रंप ने दावा भी किया कि ईरान उनको पुश कर रहा है, दोबारा से बातचीत के लिए पहल की है और दोनों देशों के बीच वार्ता में अच्छी प्रगति हुई है। उनके मुताबिक समझौता ईरान के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा। तो खैर, हालांकि आपको देख रहे हैं लगातार कि सब पूरी दुनिया ये बात देख रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर और बोबल मंदेब को लेकर जिस हिसाब से कमर्शियल जहाज़ों की जो आवाजाही घटी है। आप देखिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तो सिर्फ 2 जहाज गुजरे हैं, जो जो समुद्री ट्रैकिंग डेटा है उसके मुताबिक, जबकि 130 से 140 जहाज हर रोज गुजरते थे। बोब अल मंदेब में भी शिपिंग ट्रैफिक लगातार घट रहा है। तो दुनिया भर के लोग परेशान हैं। अलग अलग मुल्क, खासकर 45 मुल्क तो सीधे ऐसे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद काफी निराश और काफी परेशान दिख रहे हैं। तो खैर, बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों को राहत मिलेगी। हुर्मुज में टोल लगा दी गई तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। दुनिया के 8 बड़े शिपिंग संगठनों ने यूनाइटेड नेशन और ये अपील की है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर किसी तरह का टोल या सर्विस शुल्क न लगाया जाए। उनका कहना है कि इससे शिपिंग महंगी होगी और वैश्विक जो महंगाई है वो बढ़ेगी। लेबनान में भी आपको बताऊं कि 2 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। हम लगातार देख रहे हैं कि लेबनान में 2 इजरायली सैनिकों की डेथ की खबर है और उसको लेकर भी काफी बवाल हो रहा है। जी, और इसे आगे बढ़े तो आखिरकार नीट को लेकर सीबीआई ने कुछ जानकारियां साझा की हैं। क्या हुआ है वो जानकारियां, कैसे ये पेपर लीक हुआ था? देखिए, नीट को लेकर अलग किस्म के दावे किए जा रहे हैं। उसमें सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें कई किस्म के बड़े खुलासे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये कोई साधारण पेपर लीक नहीं बल्कि कई राज्यों में एक फैला हुआ बड़ा नेटवर्क है। इस मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों को नामजद किया, जिसमें एनटीए के 3 विषय विशेषज्ञ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो भी शामिल हैं। तो खैर, जो सीबीआई है उसकी जो जांच है वो तो इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जो ये बड़ा नेटवर्क है इसमें अलग अलग तरीके से गोपनीय जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको लीक इन प्रश्नों को कोचिंग चलाने वाले लोग हो गए, दलाल हो गए, बिचौलियों के नेटवर्क के जरिए बड़ी रकम लेकर जो बच्चे होते हैं उन तक पहुंचाया जाता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने राउज एवेन्यू जो स्पेशल कोर्ट है उसमें आरोप पत्र भी दाखिल किया है। उसमें जैसे मैंने बताया कि 13 लोगों के नाम है। इसमें 3 तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, कुछ कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, बिचौलिए हैं और 2-3 अभ्यर्थी भी हैं। अभ्यर्थी मतलब जो स्टूडेंट जो पेपर देने वाले हैं। तो अब देखिए,
बड़ा ये मामला इस वजह से भी रहा है कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा मंत्री का इस मामले पे इस्तीफा हुआ ही है, लोगों में आक्रोश है, और उसके बाद एजुकेशन एक कहीं ना कहीं सेंट्रल मुद्दा बन रहा है। अब जो 3 विशेषज्ञ सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिनको किया गया है, तो उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो क्वेश्चन देते थे उनको याद कर लेते थे और उनको जाके टेलीग्राम ग्रुप्स में और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए साझा कर देते थे। बाकी कईयों के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि पेपर जो करेक्शन के लिए जिनके पास जाते थे वो भी इन पेपरों को लीक करते थे। तो खैर बड़ा नेट अभी देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है, लेकिन 13 लोगों को नामजद किया गया है। जी। और इससे आगे बढ़े तो पीएम मोदी ने एनडीए के साथ जुड़े नए 45 एमपीओ के साथ मीटिंग की है। उसमें से बड़ी गिनती वो है जिनको पूरी तामझाम के साथ और प्रेशर के साथ लाया गया है इधर। देखिए, अब लगातार हम बात कर ही रहे हैं कि लगातार नंबर्स बढ़ाने के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में मोदी सरकार काम कर रही है, क्योंकि आपको याद हो कि जब पिछले पार्लियामेंट सेशन में जब परिसीमन बिल लेके आया गया था, तो उसमें नंबर्स ना होने के कारण वो बिल सरकार का जो बिल था वो गिर गया था। और उसके बाद काफी लोगों ने जो अपोजिशन के लोगों ने उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। साउथ इंडिया के जो सूबे थे उन्होंने भी उसका विरोध किया था। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो इस पूरे परिसीमन के कारण साउथ इंडिया को नुकसान होना था और नॉर्थ इंडिया के हिंदी सूबों में सीटें ज्यादा बढ़ रही थी, तो उनका दबदबा और ज्यादा बढ़ना था। खैर आपको पता है कि टोटल 45 बागी सांसद हैं जो इन्होंने इस 3 महीने के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने अपने गुट में शामिल किए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद हैं, एनसीपीआई के भी सांसद हैं, शिवसेना के 6 सांसद हैं। तो ऐसे कर करके सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। तो खैर पीएम ने इन सांसदों को 5 सलाह दी है और ये कहा कि तैयारी के साथ बहस करिए। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ चर्चा होनी चाहिए और कार्रवाई सुचारू रूप से चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है, आपको हर मदद की जाएगी। तो खैर ये जितने भी सांसद हैं, आपको पता है शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप में के 9 सांसद थे, जिनमें से 6 सांसद टूट के वो भी एनडीए में शामिल हुए थे। तो खैर आज हरभजन सिंह की भी फोटो दिखी पंजाब से नरेंद्र मोदी के साथ, और राघव चड्ढा हूँ या बहुत सारे ऐसे नेताओं की आज फोटो दिखी, सयोनी घोष बंगाल के, तो उनको आज संबोधित किया है। अब आप एनडीए के नंबर सब देखेंगे तो एनडीए के पास 318 का नंबर हो चुका है लोकसभा में। तो अब माना जा रहा है कि अगर 4 सांसदों का और अगर जुगाड़ कर लिया जाए तो बिल वो पास 322 का नंबर हो जाएगा, तो वो शायद बिल पास करवा सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि लोकसभा में जो 2/3 का आंकड़ा है उससे अभी भी 42 वोट पीछे जो है वो पहले अब 42 जो वोट थी वो पीछे थी जब 2024 में। अभी दिख रहा है कि जो नंबर है वो बढ़ा 312 हुआ है, तो अब 318 हुआ है, सॉरी। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब चीजें कुछ आगे बढ़ेंगी और 540 सांसद अगर भरे भराए रहेंगे, हालांकि कभी इतने होते नहीं, तो फिर उनको जो 2/3 का आंकड़ा है वो 360 के आसपास ही रहेगा, तो उसके लिए और सांसदों की जरूरत मोदी सरकार को पड़ेगी। तो खैर पर उसके अलावा भी 16 से 18 अगस्त को ये स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, तो देखते हैं कि उसमें दोबारा से परिसीमन बिल वाला मामला लेकर आते हैं या नहीं आते। हाँ, कह सकते हो कि गद्दार सांसदों से आज नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और उनमें उनको यही कहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, अब आपको प्रॉपर आपको स्पेस और सारा कुछ देंगे। तो खैर उसमें आपको बहुत सारे जाने पहचाने नाम आज दिखे। जी। और इससे आगे बढ़े तो संसद में एक बार फिर से आज हंगामा हुआ और संसद स्थगित हो गई है। देखो, पार्लियामेंट का जो ये सेशन है, मॉनसून सेशन है, इसमें लगातार हम यही देख रहे हैं कि चल नहीं पा रहा है, और चल ना पाने के कई सारे कारण तो आपको पता ही है कि लगातार अपोजिशन पार्टियां हैं वो प्रोटेस्ट के मूड में दिख रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। पहले तो हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही वॉश आउट हो जाएगा, तो वो स्थिति तो नहीं है कि बिल्कुल ही वॉश आउट हो जाए।
पर खैर उस जिस हिसाब से पार्लियामेंट चलनी चाहिए उस हिसाब से चल भी नहीं रही है। और आज फ्राइडे था तो सैटरडे और संडे 2 दिन तो पार्लियामेंट नहीं खुलती है, तो अब मंडे को जो हाउस है वो खुलेगा। तेज बारिश रही, तेज बारिश को लेकर भी, मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर और जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर जो अपोजिशन पार्टियों के जो मेंबरान हैं उन्होंने आज दोबारा से संसद के कैंपस में आंदोलन किया। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने नारे लगाए, अमित शाह सदन में आओ के नारे लगातार आज गूंजे हैं। किरण रिजिजू ने सुबह से सुबह से ही ये बात प्रचार भी शुरू किया कि अमित शाह को लेकर आप जिद छोड़िए और संसद को चलने दीजिए। तो खैर यही है कि लगातार जो लोग हैं वो विरोध तो कर ही रहे हैं, आप और हम देख ही रहे हैं। और उसमें जो सांसद हैं खासकर उनका यही कहना है कि अपोजिशन पार्टियों का कि जब तक अमित शाह लोकसभा और राज्यसभा में माफी नहीं मांग लेते स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करने को, तब तक वो ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। जी, इससे आगे बढ़े तो पंजाब में एक बार फिर से अकाली बीजेपी गठजोड़ होने की चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, आज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल सुबह सुबह दिल्ली पहुंचे और पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अकाली दल और भाजपा गठबंधन की चर्चाएं भी तेज होने लगी। पंजाब चुनाव आपको पता 2027 में है, 4-5 महीने का टाइम बचा है। माना जा रहा है कि दोनों दलों के जो टॉप लीडरशिप की जो मुलाकात है अब वो गठबंधन को फाइनल करने की तरफ ही बढ़ सकती है। इधर मोदी सुखबीर की मुलाकात पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तंज कसा है, ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, तो क्या चंदा चोर पार्टी और बेदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है। तो खैर ये एक मामला है। केजरीवाल ने इस तंज पर सुखबीर बादल ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा 2000 पहले से आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि आप पंजाब में फल फूल रहे 20,000 करोड़ के अवैध खनन को तुरंत बंद करवा देंगे, और आज एनजीटी के आदेश ने साबित कर दिया कि आपकी सारी गारंटी गटर में फेंकने लायक है। खैर, प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके जो लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने भी कहा कि मुझे पहले पता था कि इकट्ठे होंगे, हालांकि कोई बदलाव नहीं होगा। मुझे पता था कि टूटी बाजू इकट्ठा होंगी, लेकिन यह हमेशा टूटी ही रहेंगी। तो खैर जो एक तस्वीर आज आपने देखी होगी कि जब मुलाकात की है तो उसमें हरसिमरत कौर बादल भी थी, और उसमें एक तरफ आप देखेंगे वो फोटो में जो और जो लोग हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। अकाली दल और भाजपा ने मिलकर पंजाब में 3 बार सरकार भी बनाई है। 1996 में जब जो गठबंधन हुआ था वो 25 साल तक लगातार चला। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान टूटी है, जो गठबंधन टूटा था, हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया था। तो ये है एक मामला जो लगातार ये माना जाता था कि अकाली दल और भाजपा का जो पंजाब में गठबंधन जो कामयाब रहता था उसमें बीजेपी वाले शहरी हिंदू वोटे ले जाते थे, और गांव में जो अकाली दल है वो मजबूत स्थिति में दिखते थे, और उसमें खासकर जो सिख जो वोटे हैं वो इकट्ठा करने में अकाली दल कामयाब रहता था। तो इस हिसाब से सरकारें बना बैक टू बैक 2 बार भी सरकार अकाली दल ने बनाई, आपको पता 2007 और 12 में। तो खैर अभी तो दोबारा ये दिखने में मिल रहा है कि जो ये अलायंस है 6 साल बाद दोबारा हो सकता है। लोकसभा के जो चुनाव थे 2024 में, उससे पहले भी एक बार लगा था कि शायद गठबंधन हो सकता है, लेकिन बात नहीं बनी। उसका एक बड़ा रीजन तो यही था कि उस समय खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन चल रहा था। उन्हीं के दबाव में मेरे को लगता है कि सुखबीर बादल और अकाली दल बीजेपी के साथ अलायंस नहीं कर पाए। हालांकि प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा वगैरह इन सब ने बहुत सारा रोड़ा भी उस समय डाला था और ये कहा था कि अलायंस होना चाहिए, हुआ नहीं। तो वो एक मामला है, अब देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है, लेकिन इनकी जो कोशिश तो वो यही थी कि अलायंस हो। जी, इससे आगे अगर बढ़ें तो जेल में बैठे अतीक के दोनों बेटे बाहर आएंगे, क्योंकि उनका एक भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी जान चले गई है। हाँ, अतीक के जो 2 बेटे हैं, असल में उनकी जो वो जो जेल में है उसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि लगातार जो बीजेपी है उसको लेकर
पॉलिटिक्स कर रही है। और अतीक के जो दोनों बेटे हैं वो पैरोल पर आएंगे बाहर। जैसे आपने बताया कि उनके एक भाई की डेथ हुई है, उसको उसके लिए आएंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो अतीक अहमद, आपको ध्यान हो कि लोकसभा से पहले भी उनकी डेड बॉडी, उनकी मौत को लेकर पॉलिटिक्स की थी बीजेपी ने। तो अभी भी मेरे को लगता है कि पॉलिटिक्स तो बीजेपी करेगी। तो खैर देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है, किस किस्म की राजनीति आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यही है कि अतीक का डर दिखा के, अतीक के परिवार का डर दिखा के बीजेपी वहाँ पे वोटें वसूलती रही है। अतीक का एक रोल आपको ध्यान हो कि जो ये फिल्म बनी थी धुरंधर, उसमें भी थोड़ा दिखा रखा है, धुरंधर 2 में। तो यही है, देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। पर मेरे को अतीक के परिवार का जो डर है वो दिखा के बीजेपी उस इलाके में वोटें खूब सारी बटोरती है। जी। और जम्मू कश्मीर में इल्तिजा और महबूबा मुफ्ती पर एफआईआर दर्ज होने का क्या कारण है? देखिए, आपको ध्यान हो कि 5 अगस्त को आर्टिकल 370 की बरसी थी। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 कश्मीर के को रद्द किया गया था। उसी की वर्षगांठ के ऊपर विरोध प्रदर्शन किए थे। उसमें पुलिस के साथ कथित तौर पर पीडीपी जो नेता हैं इल्तिजा मुफ्ती, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है, उनकी हाथापाई हुई थी, मारपीट के आरोप लगे और वो अस्पताल में जाके भी भर्ती हो गई थी उस टकराव के को लेकर ही। तो उसके 2 दिन बाद इल्तिजा मुफ्ती को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए तलब किया और उनके ऊपर एक केस दर्ज किया गया। उनके ऊपर ये आरोप लगाया पुलिस ने कि एसके पार्क में प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी पर उन्होंने हमला किया था। दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं कि उनके ऊपर पहले पुलिसकर्मियों ने हमला किया, और और पुलिस कह रही है कि नहीं, इल्तिजा ने उनके साथ मारपीट की। खैर, आपको दिखा भी उस समय उस जो 5 अगस्त को लेकर जो मार्च किया गया लाल चौक पर, जो शांतिपूर्ण मार्च करने की कोशिश की गई वहाँ के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लोगों ने, उसका काफ़ी आपको विजुअल्स आपको दिखे होंगे। इनके ऊपर आरोप लगाया, पीडीपी के लोगों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण मार्च के ऊपर लाठीचार्ज किया पुलिस ने। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एक नैरेटिव चला गया कि उन्होंने तिरंगा झंडा उल्टा पकड़ा हुआ था। तो ऐसे चले। खैर, अभी तो तकरीबन 7 साल आज इस घटनाक्रम को हो चुके हैं, आर्टिकल 370 कश्मीर का हटाए हुए। फेडरलिज्म की बात भी काफ़ी चली और फेडरलिज्म की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर भी काफ़ी बात हुई। और ये कहा गया कि फेडरल जो स्ट्रक्चर था भारत का वो कमज़ोर हुआ और कश्मीर के जो फेडरल हक थे उनको उनको छीना गया। हालांकि पंजाब के अलावा या साउथ इंडिया के अलावा किसी दूसरे हिंदी भाषी सूबों ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि इसको सेलिब्रेट किया और ये कहा कि हम तो अब कश्मीर में जाके ज़मीन लेंगे। इस किस्म के बहुत सारे नैरेटिव चलाए गए। तो अभी तो यही है कि जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी अलग किस्म से आगे मूव कर रही है कश्मीर में इलेक्शन भी हो चुके हैं, सरकार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन चुकी है, लेकिन लगातार वहाँ पर अभी भी एक पूरा रेजिस्टेंस का माहौल अभी भी बना रहता है। जी। और इससे आगे बढ़े तो कैग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मोदी सरकार के द्वारा किए गए खर्चों के हिसाब के बारे में कोई भी जानकारी ना होने का मामला सामने आया। देखिए, मोदी सरकार ने 54,282 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए, इसका उनको पता नहीं है। उस रिपोर्ट को कैग ने ये बात कही है। केंद्र सरकार ने 15 मंत्रालयों और विभागों के 54,282 करोड़ रुपए से जुड़े कुल 33,000 जो प्रमाण पत्र होते हैं वो नहीं दाखिल कराए हैं। इनमें सबसे अधिक जो राशि है वो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, यानी कि जो अर्बन बॉडीज जो मिनिस्ट्री है, और हायर एजुकेशन जो बोर्ड मिनिस्ट्री है, उन दोनों की है। और इसमें यही है कि पब्लिक फंड के नियमों का इसे उल्लंघन बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई 54,000 करोड़ रुपए का हिसाब तो दिया जाना चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट को जो ये राशि देनी पड़ती है। तो खैर, ये बड़ा अमाउंट है। और जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी फाइनेंशियल ईयर तो हालांकि 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, लेकिन
उसका जो टैक्सेशन और जो उसका हिसाब किताब होता है उसको 31 जुलाई उसकी डेट माना जाता है। तो 31 जुलाई भी जा चुकी है, फिर भी 54,282 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इसमें संस्कृति मंत्रालय, औषधि मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इस किस्म के महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कई ऐसे मंत्रालय हैं जिन्होंने टोटल 15 मंत्रालय हैं जिन्होंने कोई भी अपना जो ये हिसाब किताब मैं बता रहा हूँ 54,282 करोड़ का, कोई भी एफिडेविट सबमिट नहीं करवाया कि वो पैसा कहाँ से खर्च किया, कैसे खर्च हुआ। तो ये एक बड़े, मेरे को लगता है कि ट्रांसपेरेंसी के इस लिहाज से एक बड़ा सवाल है, ये ऐसा किया जाना चाहिए। जी। और इससे आगे बढ़ें तो अमृतसर के पुलिस कमिश्नर जिन्होंने पाकिस्तान का लिंक बताया था कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के साथ, उनको हटाया गया है। हाँ, ये जो खबर है ये जब ब्रेक हुई तो उस समय भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर पंजाब में ये जो पुलिस कमिश्नर है अमृतसर का, ये इस किस्म की बयानबाजी क्यों कर रहा है। जो बयानबाजी चलते हुए प्रोटेस्ट में वो बयानबाजी हुई थी, हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने उसको एक हिसाब से हटा भी दिया है। और उसके हक में आप देखेंगे तो रवनीत सिंह बिट्टू जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये भी एक चीज़ साफ करती है कि हाँ, सबसे ज़्यादा जो इस पूरे मामले में वोकल है वो बीजेपी ही है। और बीजेपी कह रही है कि इतने ईमानदार अफसर को आपने हटा दिया, उनका तबादला कर दिया, अभी तक उनको कोई कार्यभार नहीं दिया गया है। उनकी जगह जो डीआईजी बॉर्डर रेंज है हरमनबीर सिंह, उनको अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। 4 अगस्त को भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सीजेपी के धरने के दौरान आतंकी हमले की साजिश रची थी। आरोपी ट्रेन से दिल्ली पहुंचे थे। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के निर्देश पर उन्हें पेट्रोल बम उपलब्ध करवाए गए थे। हालांकि जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी के कारण साजिश को अंजाम नहीं दे सके। इसमें शामिल 4 नाबालिग समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तो यही है कि इसको बीजेपी ने लगातार भुल्लर के इस वीडियो को शेयर किया था, कहा था कि आईएसआई समर्थित मॉड्यूल है और जो पाकिस्तान का हाथ है, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी। तो खैर इसमें सरकार की ओर से ये कहा गया कि आधिकारिक आदेश में तबादले की वजह प्रशासनिक आधार है, ना कि कोई वो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो। हालांकि रवनीत बिट्टू तो लगातार इसको लेकर सवाल उठा ही रहे हैं। तो यही है, अब देखते हैं हरमनबीर सिंह संभालेंगे कि सियासत तो गर्म हुई है भुल्लर के इस बयान के बाद। तो हालांकि पुलिस प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने जो उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा, लेकिन जब जिस मौके पे वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको लेकर बहुत सारे उस समय सवाल खड़े हुए थे। तो अपने आप में ये बड़ी एक बात थी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।